दोस्तों, मैंने आई एक्सप्लेन हॉलीवुड मूवीज वाले चैनल पर एक बहुत ही जबरदस्त माइंड ब्लोइंग मूवी को एक्सप्लेन किया था, जिसका नाम था इंसेप्शन। जो लोग हॉलीवुड मूवीज देखते होंगे और क्रिस्टोफर नोलन को जानते होंगे, वो समझ गए होंगे कि मैं किस मूवी की बात कर रहा हूँ। अब हाल ही में मैंने एक ऐसी तेलुगु मूवी को देखा है जिसकी स्टोरी हमें इंसेप्शन की याद दिलाती है। मैंने नहीं सोचा था कि तेलुगु सिनेमा में कोई ऐसी मास्टरपीस मूवी को बना सकता है, क्योंकि इसका क्लाइमेक्स आपके दिमाग के ताले खोल देगा। इसीलिए दोस्तों, 7.8 की IMDb रेटिंग रखने वाली इस मूवी को मैं आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, और मेरा दावा है कि आज तक आपने ऐसी कोई मूवी नहीं देखी होगी। लेकिन शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। दोस्तों, मूवी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें 7 कैरेक्टर्स की 7 अलग अलग कहानियां हैं, लेकिन ये 7 कहानियां एक दूसरे से किस तरह से लिंक है और एंडिंग में आखिर ऐसा क्या है जो आपके दिमाग को हिलाकर रख देगा, उसी को आज हम इस मूवी में देखेंगे। तो मूवी की शुरुआत होती है काली नाम की लड़की से, जो एक रेस्टोरेंट के अंदर हाथ में गुलाब का फूल लिए बैठी होती है। बैठे बैठे वो उस गुलाब की पंखुड़ियों को एक एक करके निकाल रही होती है, और हर बार निकालने के साथ साथ किसी काम को करने या ना करने का सिलेक्शन कर रही होती है, जैसे कपल्स करते हैं, यू लव मी नॉट। खैर, अब लास्ट में यही ऑप्शन बचता है कि वो उस काम को कर ले। इसलिए वो अब वॉशरूम जाकर अपने बैग से एक गन निकालती है और सामने मिरर में देखकर अपने आप को पॉइंट करने लगती है। ऐसा करते वक्त उसकी शक्ल पर एक उलझन साफ देखी जा सकती है, जैसे वो थोड़ी कॉन्फिडेंट भी है और साथ में सेम टाइम पर होपलेस और डरी हुई भी। इसके बाद वो बाहर आकर मेन्यू में से एक ऑर्डर करती है, जिसका नाम होता है डेथ बाय चॉकलेट। अब थोड़ी देर बाद वेटर जब उस ऑर्डर को लेकर आता है तो काली उसे एक कैंडल लाने को भी कहती है, क्योंकि आज उसका बर्थडे है। इसके बाद वो एक ऑर्गन डोनेशन फॉर्म पर एक एक करके उन ऑर्गन्स को टिक करती है जो उसे डोनेट करने हैं। ऐसा करने के बाद वो फाइनली अपनी डायरी निकालती है और उसमें लिखती है कि आज मैं कई सारे लोगों को मारने वाली हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे किसी बात का अफसोस नहीं है। ऐसा करने के बाद वो वापस अपने बैग में से एक गन निकालती है और यहीं अचानक से लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है राधा पर, जो एक रेस्टोरेंट में अपने पेरेंट्स को अपने बॉयफ्रेंड से मिलाने के लिए लाती है। वो अपने पेरेंट्स से कहती है कि मैं जिससे प्यार करती हूँ उसका नाम क्रश है और वो काफी अमीर है, वो मैच्योर है, एक डॉक्टर है और हमारी कास्ट का भी है। ये सुनकर उसके पेरेंट्स के चेहरे पर जो कंफ्यूजन था वो एकदम से खुशी में बदल जाता है, क्योंकि ये सभी गुण उन्हें अपने दामाद में चाहिए थे। उसके पिता पूछते हैं, तो फिर क्रश कहाँ है, उसको हमसे मिलवाओ तो सही। तभी राधा कहती है कि क्रश आपके पीछे है पापा। ये सुनते ही पेरेंट्स पीछे मुड़कर देखते हैं और एकदम से शॉक हो जाते हैं, क्योंकि असल में क्रश कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की थी। इस पॉइंट पर राधा के पेरेंट्स को ये मजाक लगता है और वो बोलते हैं कि तुमने तो कहा था कि उसका नाम क्रश है। तो राधा बताती है कि यही क्रश है और इसका पूरा नाम कृष्णवेणी है। ये सब देखकर राधा के पेरेंट्स बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और वो पूछते हैं कि आखिर वो एक लड़की से प्यार कैसे कर सकती है। अब काफी देर आपस में बहस चलती है, लेकिन पेरेंट्स राधा की बात को समझने से मना कर देते हैं। तो फाइनली राधा एक ऐसा सच रिवील करती है जिसके बाद उसके पेरेंट्स के होश उड़ जाते हैं। वो बताती है कि वो अपने बचपन से सेक्सुअल वायलेंस का शिकार होती आई थी। उसके ट्यूशन टीचर, उसके पिता के कुछ दोस्त और यहाँ तक कि उसके मामा ने भी उसको फिजिकल अब्यूज किया था। वो कहती है कि फैमिली प्रेशर और डर की वजह से उसने कभी अपना मुंह नहीं खोला था और इस सब के बाद उसे लड़कों से नफरत होने लगी। और इसी बीच क्रश उसकी जिंदगी में आई, जो कि एक साइकेट्रिस्ट थी। उसने सिर्फ राधा को डिप्रेशन से बाहर नहीं निकाला, बल्कि उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी वापस दिलवाया, जबकि राधा खुद को खत्म करने के बारे में सोच चुकी थी। और इसी बीच उन दोनों को प्यार हो गया। अब ये सुनकर राधा के पिता उससे माफी मांगते हुए कहते हैं कि शायद मैं ही अच्छे पिता की ड्यूटी नहीं निभा पाया, लेकिन ये भी सच है कि मैं अभी भी तुम लोगों के रिलेशन को समझ नहीं पा रहा हूँ। हम जैसे माता पिता के लिए ये सब समझना बहुत ही मुश्किल है। अब ये डिस्कशन चल ही रहा होता है कि अचानक यहाँ भी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है नाला नाम के लड़के पर, जो एक रेस्टोरेंट में शेफ की नौकरी करने के लिए इंटरव्यू देने आया था। अब इंटरव्यू लेने उस रेस्टोरेंट की मालकिन चित्रा वहाँ आती है, जो नाला को वेज फ्राइड राइस बनाने के लिए कहती है। इसके बाद वो उसको सब कुछ समझाकर जाने लगती है कि तभी नाला उससे वहाँ के वाईफाई का पासवर्ड मांगता है। चित्रा पूछती है
कि उसे वाईफाई से क्या काम है। इस पर नाला बताता है कि दरअसल खाना बनाते समय उसे सॉन्ग्स प्ले करने की आदत है, इसलिए उसे पासवर्ड चाहिए। अब पासवर्ड बताकर चित्रा वहाँ से चली जाती है और इसके बाद हम देखते हैं कि नाला को असल में खाना बनाना आता ही नहीं है। यही वजह थी कि उसने वाईफाई का पासवर्ड मांगा ताकि वो YouTube से वेज फ्राइड राइस बनाने की रेसिपी को कॉपी कर सके। खैर, इसके बाद वो वीडियो प्ले करता है और डिश बनाने लगता है। टाइम पूरा हो जाने के बाद चित्रा वापस आती है और उस डिश को टेस्ट करती है और उसे ये डिश पसंद भी आ जाती है। इसके बाद वो नाला को एक दूसरा ऑर्डर बनाने के लिए दे देती है और चली जाती है। नाला दूसरी डिश बनाने के लिए भी राजी हो जाता है, लेकिन एक दिक्कत आ जाती है। वाईफाई की कनेक्टिविटी ब्रेक होने की वजह से इंटरनेट भी ब्रेक हो जाता है। अब नाला बहुत घबराने लगता है और भगवान से इंटरनेट वापस चालू करने की रिक्वेस्ट करने लगता है। तभी नाला को अपने सामने से एक आवाज सुनाई देती है। इधर उधर देखने पर उसे कोई आदमी नजर नहीं आता, लेकिन ध्यान देने पर उसे पता चलता है कि वो असल में एक गोल्ड फिश से बात कर रहा है। अब ये देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो एकदम से शॉक हो जाता है। इस शॉक की वजह से उसकी सांसें फूलने लगती हैं, तो वो खुद को संभालते हुए उस गोल्ड फिश से बात करने लगता है। धीरे धीरे वो उसके सामने अपनी पूरी प्रॉब्लम रखता है कि अगर इंटरनेट ऑन नहीं हुआ तो वो डिश नहीं बना पाएगा। ये सुनकर गोल्डफिश कहती है कि तुम फिक्र मत करो, यहाँ रहने वाले शेफ को देखकर मैंने कई डिशेस बनाना सीख ली हैं और मुझे तुम्हारी डिश भी बनानी आती है। अब नाला उससे वो रेसिपी पूछने लगता है, तो फिश कहती है कि तुम्हारी मदद करने में मेरा क्या फायदा होगा। तो नाला पूछता है कि तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। फिश कहती है कि तुम्हारी मदद के बदले तुम मुझे खुले समंदर में छोड़ आना, मैं यही चाहती हूँ। नाला उसे प्रॉमिस करता है कि जब उसकी जॉब पक्की हो जाएगी तो वो जल्दी ही उसको समंदर में छोड़ आएगा। इस तरह वो गोल्ड फिश नाला की मदद करती है, जिससे वो समय रहते उस डिश को बना लेता है। अब चित्रा वापस आती है तो उस डिश को टेस्ट करने पर नाला की बहुत तारीफ करती है। इसके बाद वो उसको 2-3 और ऑर्डर्स देकर वहाँ से चली जाती है। अब थोड़ी देर बाद उस रेस्टोरेंट में एक आदमी आता है जो बातों ही बातों में चित्रा से उस रेस्टोरेंट में इन्वेस्ट करने की कंडीशंस पूछता है। चित्रा ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन इन्वेस्टर कहता है कि मैं इन्वेस्टमेंट ऐसे नहीं करूंगा, पहले आप मुझे वो डिश बनाकर दीजिए जो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने वो डिश मेरे हिसाब से बना दी और मुझे पसंद आई तो मैं आपके रेस्टोरेंट में अच्छा खासा इन्वेस्ट करूंगा। अब चित्रा फौरन उस इन्वेस्टर की डिश का नाम लिखकर नाला के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम इस डिश को बना सकते हो। नाला ये सुनकर फौरन फिश की तरफ देखता है तो वो कहती है कि हाँ, मुझे बनाना आता है, तुम ऑर्डर ले लो। यहाँ हम नोटिस करते हैं कि फिश की आवाज सिर्फ नाला सुन पा रहा था, जबकि चित्रा को उसकी आवाज नहीं आ रही थी। नाला कहता है कि मैडम, आप जाकर अपने गेस्ट का ख्याल रखिए, मैं 5 मिनट में इस डिश को बनाकर दे देता हूँ। अब चित्रा वहाँ से चली जाती है और वो फिश एक एक करके नाला को सभी सामान बताती जाती है जिससे वो डिश बना सके। तभी वो फिश नाला से सैल्मन लाने के लिए बोलती है। अब नाला हर जगह सैल्मन ढूंढता है, लेकिन किसी भी जगह उसे सैल्मन नहीं मिलती। सैल्मन एक तरह की फिश होती है जिसे लोग कुक करते वक्त यूज करते हैं। खैर, अब बिना उस सैल्मन फिश के ये डिश नहीं बन सकती थी। तभी नाला के मन में एक ख्याल आता है और वो गोल्ड फिश की तरफ घूरकर देखने लगता है। वो मन ही मन सोचता है कि फिश तो फिश है, क्यों ना मैं इसी को मारकर वो डिश बना लूं। वो ये सब सोचते हुए उस फिश की तरफ बढ़ ही रहा होता है कि तभी नाला को एक और आवाज सुनाई देती है जो उससे कहती है कि कैसे आदमी हो तुम। अपना मतलब निकलने के बाद उस फिश को मारने के लिए तैयार हो गए। इस आवाज को सुनकर नाला एक बार फिर से हैरान हो जाता है और उसे पता चलता है कि ये आवाज असल में एक बोनसाई ट्री से आ रही है। अब मना करने पर भी नाला नहीं मानता, तो अचानक से लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और जब लाइट्स वापस से ऑन होती हैं, तो हम देखते हैं कि नाला की हालत किसी ने बहुत ही खराब कर दी है। अब थोड़ी देर बाद जब चित्रा आकर उस डिश के बारे में पूछती है तो नाला कहता है कि इसमें अभी टाइम लग जाएगा, लेकिन तभी चित्रा उसके सामने एक 10,000 रुपए का चेक रखकर कहती है कि अगर तुम्हारी डिश मेरे इन्वेस्टर को पसंद आ गई तो ये पैसे और नौकरी तुम्हारी। ये देखकर नाला का लालच बाहर आ जाता है और फाइनली वो उस फिश को एक्वेरियम से बाहर निकाल लाता है। बाहर लाकर वो उसको टेबल पर रखता है और उसके दम को घुटते हुए देखता है। अब ये देखकर उसे अपनी दिक्कत की याद आ जाती है, क्योंकि वो भी अस्थमा का मरीज है, लेकिन फिर भी वो हाथ में चाकू लेकर उस फिश को देखता रहता है और अचानक से चाकू चला देता है। पर हम देखते हैं कि उसने वो चाकू उस फिश पर नहीं बल्कि उस चेक पर चलाया है, यानी उसने पैसों को एक तरफ रखते हुए ह्यूमैनिटी को चुना
और इसीलिए वो उस फिश को एक थैली में रखकर उसमें पानी भर देता है ताकि वो उसमें सांस ले सके। और इसके बाद वो अपने कपड़े चेंज करके उस रेस्टोरेंट से बाहर जाने लगता है। बाहर जाते जाते वो वहाँ के स्वीपर से पूछता है कि आसपास कोई बड़ी नदी है क्या। वो ऐसा इसलिए पूछता है ताकि उस गोल्ड फिश को नदी में पहुंचा सके। खैर, अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम अपने चौथे कैरेक्टर शिवा से मिलते हैं, जो कि एक साइंटिस्ट है। शिवा एक टाइम मशीन बनाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी एक आदमी आकर उसे डांटने लगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि शिवा साइंटिस्ट होने के साथ साथ इस लाइब्रेरी का वॉचमैन भी है। अब वो आदमी उसे इसलिए डांट रहा था क्योंकि शिवा अपना काम छोड़कर टाइम मशीन में लगा हुआ था। अब उस डांट से और अपनी मशीन के काम ना करने की वजह से शिवा गुस्से में बाहर आकर उसे फेंक देता है। इसी बीच मैं आपको बता दूं कि शिवा का असली गोल अपनी टाइम मशीन को बनाकर पास्ट में वापस जाना है ताकि वो अपने माता पिता को मरने से बचा सके। खैर, तभी सामने से एक लड़की आती है जो कि उसी लाइब्रेरी के अंदर बैठकर अपनी बुक्स पढ़ने लगती है। वो लड़की मोर्स कोड की बुक पढ़ रही होती है, जिसे देखकर शिवा भी उससे मोर्स कोड की लैंग्वेज में ही बात करने लगता है। इसके बाद वो वापस से अपनी टाइम मशीन पर काम करने लग जाता है कि तभी वहाँ व्हील चेयर पर एक पार्वती नाम की ओल्ड लेडी आती है और वो शिवा से कहती है कि मैं तुमसे बात करने आई हूँ। पार्वती शिवा की टाइम मशीन को देखते हुए कहती है कि तुमको इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अगले 22 साल में तुम इस डिवाइस को पूरा कर लोगे और इतना ही नहीं, दुनिया में टाइम ट्रेवल का इन्वेंशन तुम ही करोगे। ये सुनकर शिवा थोड़ा सा हंसने लगता है और मजाक में कहता है कि ये तो मुझे भी पता है कि मैं अपना काम पूरा कर लूंगा, कुछ नया बताओ। इस बात पर पार्वती कहती है कि मैं और तुम एक हैं, यानी मैं ही तुम हो और तुम ही मैं हूँ। शिवा उसकी बात को समझ नहीं पाता और सरकाज़म वे में कहता है कि सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं एक आदमी हूँ और आप एक औरत हैं। ये सुनते ही पार्वती अपने हाथ का टैटू दिखाती है जो ठीक शिवा ने भी अपने हाथ पर बनवा रखा था। ये देखकर शिवा के अब होश उड़ जाते हैं और उसको एक और सबूत देते हुए पार्वती उसकी टाइम मशीन वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है, जिसके बाद शिवा का मुंह खुला का खुला रह जाता है। पार्वती कहती है कि मैं फ्यूचर से आई हूँ और मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। तुम जिस मशीन को बनाने जा रहे हो उसको बनाने के बाद भी तुम अपने गोल में कामयाब नहीं हो पाओगे। ये बोलते ही अचानक लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और लाइट्स ऑन होने के बाद हम पार्वती, शिवा और उस लड़की को एक साथ बैठे हुए देखते हैं। वहाँ पार्वती उन दोनों से कहती है कि आने वाले सालों में तुम दोनों शादी कर लोगे और फिर जब तुम दोनों को पता चलेगा कि शिवा असल में बच्चा पैदा नहीं कर सकता तो तुम इससे तलाक ले लोगी और अलग हो जाओगी, जिससे शिवा डिप्रेशन में चला जाएगा। इसके बाद पार्वती शिवा की तरफ देखते हुए कहती है कि मैं फिर कह रही हूँ, टाइम मशीन का इन्वेंशन करना छोड़ दो क्योंकि इससे हमारे पेरेंट्स नहीं बचने वाले। ये सब एक बटरफ्लाई इफेक्ट की तरह है जिसमें जो होना है वो होकर रहेगा, तुम और मैं उसको बदल नहीं सकते। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम फिफ्थ कैरेक्टर मोक्षा को देखते हैं, जो कोई और नहीं बल्कि असल में चित्रा की बेटी होती है, जो रेस्टोरेंट में आने वाले हर कस्टमर को कोई ना कोई मैजिक ट्रिक दिखाती रहती है और इस ट्रिक के जरिए वो लोगों को डोनेशन बॉक्स में गौ सेवा के लिए कुछ डोनेशन देने के लिए रिक्वेस्ट करती है। अब मोक्षा हमेशा की तरह अपनी ट्रिक दिखा रही होती है कि तभी वहाँ योगी नाम का एक आदमी आता है जो कि मोक्षा से कहता है कि मैजिक कोई बच्चों का खेल नहीं है। वो कहता है कि इस दुनिया में सिर्फ एक ही ग्रेटेस्ट मैजिशियन है और उसका नाम है योगी, यानी मैं। इतना कहते हुए योगी अपना रुमाल निकालता है और डोनेशन बॉक्स में रखे सभी पैसे गायब कर देता है। ये देखकर मोक्षा चित्रा को बुलाने लगती है, लेकिन योगी उसे चुप करा देता है और कहता है कि अगर तुमने जरा भी आवाज निकाली तो मैं तुम्हारे बचे हुए दांत भी गायब कर दूंगा। ये सुनकर मोक्षा कहती है कि तुम ग्रेटेस्ट मैजिशियन नहीं हो, ग्रेट मैजिशियन तो उस टेबल पर बैठा है। वो ये कहते हुए सामने वाली टेबल को पॉइंट करती है। अब योगी उस टेबल पर जाता है, लेकिन वो मैजिशियन उस वक्त वॉशरूम यूज कर रहा था, इसलिए योगी वॉशरूम के पास जाकर डोर को नॉक करता है। ऐसा करने पर दूसरी तरफ से आवाज आती है कि मैं 10 या 15 मिनट में बाहर आऊंगा। ये कहने के बाद अंदर बैठा जादूगर दरवाजे के नीचे से ही हाथ बाहर निकालकर योगी को कई सारी ट्रिक्स दिखाने लगता है, लेकिन योगी हर ट्रिक्स को समझ जाता है और उससे कहता है कि ये सारे ट्रिक्स मुझे पता हैं, इसलिए मुझे बेवकूफ बनाना आसान नहीं है। ये कहकर अब योगी वहाँ से जाने लगता है। तभी अंदर से आवाज आती है कि मेरी लास्ट ट्रिक अभी बाकी है, अगर तुमने उसको क्रैक कर लिया तो मैं भी मान लूंगा कि सबसे ग्रेटेस्ट मैजिशियन तुम ही हो।
ये सुनकर योगी रुक जाता है और तभी अंदर बैठा जादूगर उससे कहता है कि इस ट्रिक के लिए तुम्हें अंदर आना होगा। अब योगी चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए वॉशरूम के अंदर जाता है, लेकिन वहाँ उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। अंदर जाते ही वॉशरूम का दरवाजा भी अपने आप झटके से बंद हो जाता है। इसके बाद योगी उसे इधर उधर ढूंढता है, लेकिन वो जादूगर उसे कहीं भी दिखाई नहीं देता। फ्रस्ट्रेट होकर वो अपना फेस वॉश करने लगता है, लेकिन जैसे ही वो फेस वॉश करता है तो खुद को टॉयलेट सीट के पानी से फेस वॉश करते हुए पाता है। ये देखकर वो फिर से वॉश बेसिन पर जाकर फेस वॉश करता है, लेकिन दोबारा चेहरा ऊपर करने पर खुद को टॉयलेट सीट के पास पाता है। ये देखकर वो घबराने लगता है और तभी उसके पास पड़ी छिपकली अचानक से बड़ी होकर मगरमच्छ जैसी बन जाती है, जिससे डरकर योगी वहाँ से भागने की कोशिश करता है। इस बीच वहाँ लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और जब लाइट्स ऑन होती हैं तो हम देखते हैं कि योगी अब एक जोकर के कपड़े पहने हुए हैं और उसका मेकअप भी एक जोकर जैसा हो गया है। अब इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, वो वॉशरूम धीरे धीरे सिकुड़ने जैसा लगता है, जिससे डरकर योगी कहता है कि मैं मान गया कि मैं ग्रेटेस्ट जादूगर नहीं हूँ, बल्कि तुम ही असली जादूगर हो, अब मुझे छोड़ दो। उसके ऐसा कहते ही वो दरवाजा खुल जाता है और जैसे ही योगी बाहर आता है तो उसका गेटअप पहले जैसा हो जाता है। अब उस मैजिशियन के बारे में पूछने के लिए योगी मोक्षा के पास जाता है तो वो भगवान श्री कृष्ण की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि वही तो असली जादूगर हैं। ये देखकर अब योगी का घमंड टूट जाता है और वो भगवान से माफी मांगते हुए अपनी गलती को कबूलता है और फिर कभी ऐसा ना करने की कसम खाता है। इसके बाद सीन आता है हमारे अगले 6th कैरेक्टर पर, जिसका नाम है मीरा। मीरा ने हाल ही में एज ए वेट्रेस एक रेस्टोरेंट ज्वाइन किया था और वो अपने बॉयफ्रेंड शुगर के साथ मिलकर एक बड़े आदमी का पैसा लूटने का प्लान बना रहे थे। अब इसी रेस्टोरेंट में मीरा को एक पेड़ से एक लॉकेट मिलता है जो वो अपने गले में पहन लेती है। इसके बाद वो ऑर्डर लेने टेबल पर जाती है, जहां रघुराम नाम का आदमी उसे 2 कॉफी लाने के लिए बोलता है। यहाँ मीरा सोचने लगती है कि ये आदमी एक है तो फिर वो 2 कॉफी क्यों ऑर्डर कर रहा है। इस बीच शुगर भी रेस्टोरेंट के बाहर आ जाता है और मीरा को कॉल करके बताता है कि थोड़ी देर बाद इस रेस्टोरेंट में एक बड़ा इन्वेस्टर आने वाला है जिसका पैसा वो चुरा लेंगे। यहाँ वो समझाता है कि बेसमेंट में जाकर तुम पावर ऑफ कर देना और जब मैं कहूँ तो पावर ऑन कर देना, तब तक मैं वो पैसा लेकर वहाँ से निकल जाऊंगा। अब यहाँ हम समझ जाते हैं कि वो इन्वेस्टर कोई और नहीं बल्कि वही चित्रा का स्पेशल गेस्ट था, जिसके लिए नाला वो स्पेशल डिश बना रहा था। अब यहाँ मीरा कॉफी लेने अंदर आती है तो वो स्वीपर मीरा से कहता है कि कप 2 लेकर जाओ, लेकिन कॉफी सिर्फ 1 में रखो और बिना कॉफी वाला कप उस आदमी के सामने वाली साइड में रख दो, जबकि कॉफी वाला कप उसके पास रख देना। अब मीरा पहले कॉफी वाला कप रघुराम को दे देती है। तभी रघुराम उससे कहता है कि ये रेस्टोरेंट पहले मेरा घर हुआ करता था, यहाँ मेरा सब कुछ था। मीरा ये देखकर मुस्कुराने लगती है कि तभी रघुराम उससे कहता है कि ये दूसरा कप मेरे सामने बैठी मैडम को दे दो। मीरा दूसरी तरफ देखती है तो उसे एक भयानक शक्ल की लेडी बैठी हुई दिखाई देती है। मीरा डरते हुए ये सोचने लगती है कि अभी तो यहाँ कोई नहीं था, अब ये औरत यहाँ कैसे आ गई। इस बीच शुगर उससे फोन करके पूछता है कि क्या वो इन्वेस्टर आ चुका है, तो वो कहती है कि हाँ, वो अंदर बैठा हुआ है। इसके बाद मीरा उस स्वीपर से पूछती है कि क्या आपको उस सीट पर एक औरत बैठी हुई दिख रही है, तो वो कहता है कि नहीं, वहाँ कोई नहीं है। ये सुनकर मीरा अब डर जाती है और फौरन चोरी करके वहाँ से निकलने का प्लान करती है। अब वो प्लान के मुताबिक शुगर को कॉल करती है और शुगर नाइट विजन ग्लासेस लगाकर वहाँ तैयार हो जाता है। अब शुगर के कहते ही मीरा पावर ऑफ कर देती है और शुगर फौरन इन्वेस्टर के बैग की तरफ बढ़ता है। अब वो उस बैग को बस उठाने ही वाला होता है कि तभी लाइट्स ऑन हो जाती है और शुगर वहीं के वहीं पास वाली सीट पर जाकर बैठ जाता है। अब ऐसा क्यों हुआ, इसके लिए हमें फ्लैशबैक में ले जाया जाता है। असल में शुगर ने मीरा को 40 सेकंड्स तक लाइट्स ऑफ करने के लिए कहा था, जबकि उसने वो लाइट्स 25 सेकंड्स में ही वापस ऑन कर दी थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अंधेरे में मीरा को अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी, इसलिए उसने वो लाइट्स ऑन कर दी। लाइट्स ऑन करते ही उसे बेसमेंट में रघुराम की वाइफ का भूत दिखाई देता है, जिससे डरकर वो फौरन ऊपर भाग आती है। यहाँ वो उस स्वीपर से रघुराम के बारे में पूछती है, जो उसे बताता है कि कई साल पहले इस रेस्टोरेंट की जगह रघुराम का घर हुआ करता था और रघुराम के साथ उसकी वाइफ भी रहा करती थी, जो किसी एक्सीडेंट में पैरालाइज्ड हो गई थी। इसी वजह से रघुराम ठीक से बिजनेस नहीं कर पाया और धीरे धीरे बहुत गरीब और कर्जदार हो गया। फिर जब एक दिन रघुराम अपने घर पर नहीं था तो कुछ लोगों ने आकर उस घर को गिरा दिया, जिसमें रघुराम की वाइफ की मौत हो गई। तब से आज तक रघुराम रोज इस रेस्टोरेंट में आता है और इसी तरह 2 कप कॉफी ऑर्डर करता है, एक अपने लिए और एक अपनी मृत पत्नी के लिए। ये बात चल ही रही थी
कि अचानक देखते ही देखते मीरा के गले में जो लॉकेट था वो उसे खींचकर बेसमेंट में ले जाता है और दूसरी तरफ मोक्षा उस इन्वेस्टर के सामने आकर एक मैजिक ट्रिक दिखाने लगती है और इस मौके का फायदा उठाकर शुगर पैसों से भरा बैग लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी वो फेल हो जाता है, जिसके बाद वो अपनी गन निकाल लेता है और मोक्षा को बंदी बनाकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। इस बीच उसी रेस्टोरेंट में बैठे राधा और उसके माता पिता और क्रश ये सब देख लेते हैं, जिसके बाद क्रश शुगर को समझाने लगती है कि उसे इस बच्ची को छोड़ देना चाहिए, नहीं तो इस बच्ची के दिमाग पर इस इंसिडेंट का बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। इस बीच शुगर का ध्यान भटकाने के लिए योगी भी एक मैजिक ट्रिक दिखाता है और उसे झटका भी देता है। अब मौका देखकर योगी और क्रश शुगर से गन छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फायर हो जाता है और गोली सीधा राधा को जाकर लगती है। ये देखकर अब शुगर भागने लगता है, लेकिन तभी उस रेस्टोरेंट से उस फिश को बाहर ले जा रहा नाला शुगर को गिरा देता है। इसके बाद राधा के माता पिता और क्रश उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाने के लिए बाहर जाने लगते हैं, लेकिन तभी शिवा वहां आ जाता है और उन पर गन पॉइंट करके वहां से जाने से मना करता है। वो कहता है कि अगर आप लोग इस समय यहाँ से बाहर चले गए तो मेरे पेरेंट्स नहीं बच पाएंगे। ये सुनकर क्रश उससे कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। शिवा बताता है कि ये दरअसल एक टाइम रिलेटेड थ्योरी है। यहाँ उसके पेरेंट्स की डेथ राधा के एक्सीडेंट से जुड़ी हुई है और अगर इस समय वो लोग राधा को बाहर लेकर गए तो उसके पेरेंट्स मारे जाएंगे। अब यहाँ सभी शिवा को समझाने लगते हैं और फाइनली शिवा मान भी जाता है, लेकिन इस बार पार्वती सभी के सामने वहाँ आ जाती है और उन सभी लोगों को डराने धमकाने लगती है। वो कहती है कि मैं इतने सालों से टाइम ट्रेवल करके इस इंसिडेंट को रोकने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आज तक किसी न किसी वजह से ये लोग बाहर निकल जाते हैं, लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, चाहे मुझे इन सबको ही क्यों ना मारना पड़े। अब ठीक इसी मोमेंट पर उस रेस्टोरेंट के सभी लाइट्स ब्लिंक करने लगते हैं और मीरा पोजेस होकर उस बेसमेंट से बाहर आती है। ठीक इसके बाद हम सेंट्रल कैरेक्टर काली को देखते हैं, जो कि अपना सर पकड़कर बैठी होती है और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये सारी स्टोरीज उसी के दिमाग में चल रही है और वो इससे बहुत फ्रस्ट्रेट हो रही है। इसके बाद वो अपने मन में एक मंत्र पढ़ने लगती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी कैरेक्टर्स धीरे धीरे वही मंत्र पढ़ रहे होते हैं और एक एक करके गायब हो रहे होते हैं। इसके बाद काली 3 बार ओम शांति कहते हुए खुद को शूट कर लेती है, जिसके बाद हम काली की डायरी के पेजेस को पलटते हुए देखते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि बचपन में उसके साथ सेक्सुअल अब्यूज हुआ था और इसी को ही मूवी में मोक्षा की कहानी के जरिए पेश किया गया, जिसके बाद टीनेज में भी उसे सेम प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, जिसे राधा की कहानी से शो किया गया है। इसके बाद उसके पेरेंट्स की एक्सीडेंट में मौत हो गई और उनके मरने का दर्द काली सह नहीं पाई। अब इसके बाद वो अपने पेरेंट्स को वापस लाना चाहती थी, जिसे शिवा की कहानी के थ्रू दर्शाया गया। फिर अपनी नाकाम कोशिशों के बाद वो डिप्रेशन में चली गई और ड्रग्स लेने लगी, जिसे मूवी में मीरा की स्टोरी के थ्रू दर्शाया गया है। यानी ये सारी कहानियाँ और ये सारे कैरेक्टर्स काली की स्टोरी के ही डिफरेंट स्टेटस हैं। ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि काली के मरने के बाद रेस्टोरेंट का वेटर वहां आता है और वो देखता है कि काली ने अपनी टेबल पर एक ऑर्गन डोनेशन फॉर्म साइन करके रखा है और ठीक उसके ऊपर काली की मेडिकल हिस्ट्री लिखी हुई थी, जिसमें बीमारी का नाम लिखा था मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। दोस्तों, ये वो बीमारी है जिसमें एक आदमी एक से ज्यादा लोगों की जिंदगी जीने लगता है और एक पर्सनैलिटी को दूसरी पर्सनैलिटी के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। हॉलीवुड की मशहूर मूवी स्प्लिट भी इसी कॉन्सेप्ट पर बनी है, जिसे बहुत जल्दी मैं अपने दूसरे चैनल पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये थी इस शानदार मूवी की एक्सप्लेनेशन। आइए अब कुछ ऐसी थ्योरीज पर बात कर लेते हैं जो शायद आपने नोटिस नहीं की होगी। सबसे पहले तो अगर हम काली के सभी कैरेक्टर्स के नाम देखें तो वो किसी न किसी भगवान के ऊपर ही थे। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि उसका खुद का नाम माँ काली के नाम पर था, इसलिए सभी कैरेक्टर्स मोक्षा, राधा, कृष, शिवा, पार्वती, मीरा, रघुराम, ये सभी भगवान के ही नाम पर उसके दिमाग में इजाद हो गए। इसके अलावा मूवी में बार बार जो लाइट्स ऑफ होती हैं, उससे ये समझ आता है कि सब कैरेक्टर्स एक ही टाइम पर एक ही रेस्टोरेंट में मौजूद थे और जब जब मूवी में लाइट्स ऑफ हुई तो वो सभी सीन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड थे। इसके अलावा काली की बीमारी किस हद तक बड़ी बन चुकी थी, ये हमें इस बात से पता चलता है कि काली ने हर एक कैरेक्टर को बचाने के लिए एक नए कैरेक्टर को जन्म दे दिया था,
जैसे वो बचपन में मोक्षा थी तो उसको लोगों ने अब्यूज किया, जिसे हमने योगी के रूप में देखा। इसके बाद योगी यानी उन लोगों से बचने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उसकी मदद की। और ठीक ऐसे ही जब मोक्षा बड़ी हुई तो काली ने खुद को राधा बना लिया और एक बार फिर से अपनी यानी राधा की मदद के लिए कृष्ण नाम की लड़की का कैरेक्टर बना लिया, जिसने राधा के बुरे वक्त में मदद की। इसके बाद जब उसके माता पिता की मौत हुई तो उसने शिवा का कैरेक्टर बनाया ताकि वो टाइम मशीन बना सके। लेकिन शिवा ठीक उसी तरह नामर्द था जैसे राधा को लड़के नहीं लड़कियां पसंद थी। यानी काली का सबकॉन्शियस माइंड कैरेक्टर्स को बिल्ड कर रहा था, लेकिन साथ ही उसको अपने कैरेक्टर की कमियां भी मालूम थी जो हर कैरेक्टर में कहीं न कहीं शो हो रही थी। खैर, शिवा को नामर्द बनाकर फिर काली ने पार्वती को बनाया, जिसने शिवा को समझाया कि टाइम मशीन बनाना बेकार है, उससे पेरेंट्स वापस नहीं आ पाएंगे। दूसरी तरफ देखें तो हमें मूवी में बताया गया है कि फ्यूचर की पार्वती और प्रेजेंट का शिवा एक ही हैं, यानी वो औरत भी है और मर्द भी। इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि भगवान शिव और पार्वती का एक स्वरूप भी ऐसा है जिन्हें हम अर्धनारेश्वर के नाम से पूजते हैं, जिसमें वो आधे पुरुष और आधे नारी हैं। इसके बाद आते हैं अगली थ्योरी पर। नहीं, अब कोई थ्योरी नहीं, वरना वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। चलिए आगे की थ्योरीज को कमेंट्स में डिस्कस करते हैं। अगर आपके पास कोई थ्योरी हो तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।